रविदास जी 600 साल पहले कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात। समझ रहा है? जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात न जात। क्या कह रहे हैं सतगुरु रविदास जी महाराज कि भारत में जातियों में जातियां हैं। अगर आप चमार है, पासी है, पासवान है, धोबी है, खटीक है, नाई है, मूसर है, आप यादव है, तेली है, तमोली है, चूड़े है, तो आपकी जातियों के अंदर भी जातियां भारत के अंदर है कि जातियां ऐसी हैं जैसे केले का पेड़ होता कि एक केले के पत्ते को उखाड़ दो दूसरा केले का पत्ता आ जाता है, दूसरे केले के पत्ते को उखाड़ दो तीसरा केले का पत्ता आता है, लेकिन जातियां खत्म नहीं होती। रविदास जी कहते हैं मुझ जैसे इंसान से, संत से कोई भी व्यक्ति तब तक रूबरू नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति ने अपनी जात का ठीकरा अपने सर पर रखा है। अगर मुझसे मिलना है, मुझे जानना है, तो अपनी जातियों को एक साइड रखो और फिर समझो कि मैं कौन हूं। और ये प्रेरणा मुझे लगता है सतगुरु रविदास जी महाराज को किसी से मिली होगी तो तथागत बुद्ध से मिली होगी। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। और बिहार की ये भूमि मुजफ्फरपुर, जहां जुब्बा साहनी पैदा हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जब अंग्रेजों का शोषण देखा तो अंग्रेज के एक बड़े अधिकारी को जिंदा ही जला दिया। जहां से सूरवीर पैदा हुए, मैं उस भूमि को नमन करता हूं। जहां खुदीराम बोस 19 साल की उम्र में फांसी चढ़े, खुदीराम बोस की शहादत भूमि को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उस भूमि को कि जब कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो प्रमोद यादव नाम के हमारे परिवार के व्यक्ति ने वहां लड़कर के अपनी शहादत दी। मैं मुजफ्फरपुर की भूमि को नमन वंदन और जय भीम प्रस्तुत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज एक महान विचारक जिसने भारत में समता समानता की बात कही और आडंबर को तार तार किया, जब उनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि 1800 के दशक में भी, 1700 के दशक में भी यहाँ लड़ने वाले लोग थे। आज उनकी जयंती, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पूरे देश में उनकी ख्याति है। आज संत गाड़गे महाराज की जयंती है, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो जाओ आप विकलांगों की सेवा करो, जाओ आप वृद्धों की सेवा करो, जाओ गरीब मजदूरों के साथ खड़े हो जाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे। जिन्होंने ये कहा, उनकी जयंती है, मैं इनको भी सत सत नमन वंदन करता हूँ, जय भीम प्रस्तुत करता हूँ। मंच पर मंचासीन तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, खासतौर से इस जिले के साथी, मैं नाम लूंगा, एक का नाम लूंगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। और बिहार में सबसे बड़ी परेशानी ये है, मैंने जो बात कही थी, जात जात में जात है, यहाँ बड़ी परेशानी इस चीज की है। अगर यहाँ ये परेशानी ना होती तो बिहार के लोग जिन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा दी, जिन्होंने पूरे विश्व को ये बताया कि हम शिक्षा, पूरे विश्व में शिक्षा कहीं से गई तो उसका नाम बिहार है। पूरे विश्व में शांति कहीं से गई तो उसका नाम बिहार है। लेकिन बिहार को इस स्टाइल से तोड़ा गया, इस सिस्टम से तोड़ा गया कि यहाँ जातियों में, उपजातियों में तोड़ा गया, फिर यहाँ वर्णों में और पिछड़ों में, रगड़ों में तोड़ा गया, लगातार तोड़ा गया। अगर तोड़ा ना जाता तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, लिखकर कि विश्व के पटल पर बिहार का नाम अग्रिम पंक्ति में आता, वो चाहे शिक्षा में होता, वो चाहे युद्ध में होता और वो चाहे शांति में होता, अग्रिम पंक्ति में आता। मैं बिहार की भूमि को भी नमन वंदन करता हूं। मेरे सब साथियों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव की चर्चा की, चुनाव की चर्चा करते करते बहुजन भाईचारा सम्मेलन को चुनावी जनसभा बना दिया। बहुत गौर से समझिएगा,
मुझे वो लोग भी सुनिएगा जो बाहर दुकानों पर बैठे हो, वो लोग भी सुनिएगा जहां तक आसपास के एरिया में मेरी आवाज जा रही। लगातार नेता पैदा होते रहेंगे, लेकिन जो बात वो छोटी सी बिटिया जगदेव प्रसाद कुशवाहा के यहाँ खड़ी होकर कह रही थी 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। शोषितों की बेटियों के इतने बलात्कार होने, क्या शोषित कोई ललकारने वाला है आप लोगों में? हम लोगों कहाँ गए वो ललकार? कहाँ गया वो शौर्य? कहाँ गया वो खून जो बेटियों के बलात्कार पर चुप है? कैसे लोग हैं? क्या व्यवस्था है हमारी? जिनके पुरखों ने इस देश की व्यवस्था बदली हो, चाहे शिक्षा में बदली हो, चाहे युद्ध में बदली हो, चाहे शांति में बदली हो, चाहे विज्ञान में बदली हो, चाहे क्रांति में बदली हो, आज उनकी नस्लें सिर्फ और सिर्फ विचार करकर सोच कर घर में पड़ी रहती है, काम करने का काम नहीं करती। क्या हमको अपने पुरखों के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं? क्या जो हमारे बाप दादाओं ने इस देश में काम किया उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? मैं परसों बिहार था, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, 200-300 मूसर परिवारों की बस्तियां उजाड़ करके उनके लिए रस्तों का निर्माण वहां हो रहा था। वो कोई यात्रा निकाल रहे हैं, क्या नाम है, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। दलितों के घर को उजाड़ना ही उनकी प्रगति यात्रा है। मैंने कहा कि अगर 300 परिवारों को उजाड़ करके प्रगति यात्रा निकालनी है तो ऐसी राजनीति और ऐसी नेतागिरी को विनय रतन सिंह और भीम आर्मी की टीम, आजा समाज पार्टी की टीम 100 बार ला तुम्हारे देश ला। अभी जानकारी मिली यहीं पर ही कि यहाँ भी 150 परिवारों को उजाड़ा जा रहा आने वाले मार्च महीने में। हालांकि ये बात मैंने अपनी किसी बिहार की टीम से नहीं पूछी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर काम हम पूछकर करते हैं, लेकिन ये काम बिना पूछे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या मुजफ्फरपुर की, ये समस्या दरभंगा की, ये समस्या बिहार की आने वाले मार्च महीने में पूरे प्रदेश में हम जो हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही उनके खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के हर जिले में। हम बताएंगे सरकार को कि हम कौन लोग हैं। हमारे पुरखों ने पहले भी गोली खाई, अब भी गोली खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं, झुकेंगे नहीं किसी की कीमत। तो मैं कह रहा था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करा रहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। भारत के धनधरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहाँ है 90% राजपाट? दिखता है? मुझे तो नहीं लगता कि 90% में कोई 10% भी आज तक इस देश के सर्वहारा समाज को मिला हो, किसानों को मिला हो। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूं कि यहाँ मेहनत कश व्यक्ति को, मेहनत करने वाले लोगों को वो हिस्सा मिला हो, तो मुझे लगता है कि आंसर 0 होगा। अगर मैं ढूंढने चलूं बिहार में दलितों पर कितनी जमीनें हैं, पिछड़ों पर कितनी जमीनें हैं, अगड़ों पर कितनी जमीनें हैं, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ बिहार की 70% जमीनें नेताओं के घर बांधी बनी हुई होंगी, नेताओं की नौकर बनी हुई होंगी। और अगर मैं बिहार के चप्पे चप्पे में घूमूं और ये देखूं कि मेहनत कितने लोग क्या कर रहे हैं, तो जो मेरे सामने सब लोग बैठे हैं, ये जो परिवार के लोग, तो पता लगेगा कि 200 रुपये में पूरे दिन मजदूरी करता है। अभी तो मेरे साथी बता रहे थे महिलाओं से पूरे दिन काम कराया जाता है और शाम को 2 रोटी दे दी जाती है। क्या हमारा खून खोलता नहीं है? क्या हम ठंडे हो गए? सुन हो गए, बर्फ में जम गए हैं। अभी बिहार की घटना मैं बताता हूँ, हर तीनों वीडियो में जिक्र किया कि दलित समाज की बेटी को सामंती उठाकर ले जाते हैं, उसकी मां लेने जाती है तो सामंती कहते हैं कि 3 दिन के बाद देंगे। वो महिला 3 दिन के बाद अपनी बेटी लेने जाती है, 6 दिन के बाद उस बेटी की लाश मिलती है। कितने लोगों ने उस बेटी के साथ दुराचार किया का अंदाजा है? कितने लोगों ने गलत किया का अंदाजा है? और अगर अंदाजा है तो हम क्यों सो रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उतर जमीन पर आएंगे? क्या काशीराम द्वारा आएंगे? और अगर नहीं आ सकते तो ईमानदार से बताइए कि इस देश में निकम्मा कौन है? हम निकम्मा नहीं है?
अगर हम अपने पुरखों के आंदोलन को, पुरखों को किए गए काम को आगे नहीं बढ़ा सकते तो हमसे बड़ा निकम्मा इस देश में कौन है? हम निकम्मे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यूपी के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग आ रहे हैं। उनको दुख होने लगा, दर्द होने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था को बताने वाले लोग बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कैसे लोग कि अगर आप धूप में लिटा दोगे तो धूप में लेट जाएंगे, और कहोगे पूरी रात मच्छरों में सोना तो मच्छरों में सो जाएंगे। आप कहोगे रोटी और चटनी मिलेगी भाई, खाट भी सही नहीं मिलेगी तो चद्दर बिछाकर यही सोने की ताकत भी हम लोगों में है। वो लोग जानते हैं, वो जानते हैं ये मजदूर किसानों की औलाद, वो जानते हैं कि ये ना ठंड मानेंगे ना गर्मी मानेंगे। ये समझ चुका है कि ने अपने बाप दादाओं के आंदोलन को कैसे समझाकर आगे बढ़ाना, वो जानते हैं। लेकिन क्या आप सब अपने जमीर से पूछिए कि आप अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या जो जो अधिकार इस देश में हमें मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं? आज इस देश के अंदर हम संविधान आर्टिकल 19 के तहत आंदोलन करने भी जाएं तो हमें डंडे मिलते हैं, लाठी मिलती है, जेल मिलती है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितनी ताकत होगी, वो लोग अपनी व्यवस्था कायम करेंगे। मुझे दिन याद आता है 26 जनवरी सन 1950 का, कि जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर वहां से बाहर निकलते हैं और हंसते हुए निकलते हैं, तो उनके साथ के नेताओं ने कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा रानी के पेट से नहीं, यहाँ के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों के अंगूठे से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। लेकिन वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अधिकार तो तुम दे चले हो, लेकिन हम भी बहुत मजबूत लोग हैं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे, तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे और राज अपना बनाएंगे। ये उस समय की बात है, 26 जनवरी सन 1950 की। मैं आज के परिवेश में आपको लाता हूं। मेरी बात भाषा समझ आ रही है ना? बिल्कुल ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा थोड़ी अक्खड़ सी है, तो तेज बोलते तो शायद समझ ना, तो मुझे रोक दीजिएगा भैया, समझ नहीं आ रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने को कहा उन्होंने कि तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? जनता आबादी किसकी है? हमारी। लड़ता कौन है? हम। मेहनत कौन करता है? हम। सफाई कौन करता है? हम। ठेली कौन चलाता है? हम। सारे काम कौन करता है? हम। और राजा किसका है? इस देश में राजा किसका है? उनका। इसलिए ये बात डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने 26 जनवरी 1950 को कही थी। हम नहीं सुधरे। अगर हम सुधर जाते तो इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर एक मजदूर किसान के बेटे को बिठाते और अपनी समस्याओं के लिए का हल निकाल लेते। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरे, हम निकम्मे रहे। हमने अपने बाप दादा के आंदोलन को पीछे जाने दिया। कभी सोचो क्यों हम इस आंदोलन को पीछे जाने दे रहे हैं? सारा काम डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया और कह दिया कि शिक्षा लेते रहना और इस संविधान को पढ़ करके इस पर चलते रहना, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। हम नहीं चले, हम चुप रहे, हमने प्रचार बंद कर दिया। अगर हम अपने पुरखों का प्रचार भी करते रहते तो सारी व्यवस्था बदल जाती। आज हनुमान जी के मंदिर बनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार, बहुत सारे लोग तैयार है सेवा करने के लिए। लेकिन जब सेवा करने वाले लोगों के बेटियों के साथ गलत होता है ना, कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। एक आदमी बोलने के लिए तैयार, तो मुझे बताओ भैया वो आदमी बोलता है। हमें अपनी जमीन को जगाना होगा। जब तक हम अपना जमीन नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। यही की घटना है, पारू थाना के अंदर एक रूपा नाम की दलित 13 साल की बेटी की हत्या की गई। अब तक उसका कोई सही रिजल्ट नहीं निकला। उसमें समाज के लोग जेल गए हैं। सारे के सारी ये घटना राजनीति पर आधारित है। कुर्की थाना के थाना अध्यक्ष ने भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, खूब पीटा। या प्रशासन के लोग हों तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, संविधान भी जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त किसी कीमत पर होगी नहीं।
मुजफ्फरपुर हो, चाहे केरला का वो त्रिवेंद्रपुरम, चाहे तमिलनाडु का मद्रास हो, और चाहे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो, अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ बदतमीज होगी तो आके ईंट से ईंट बजाऊंगा, छीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत। रोनीजीत पासवान की हत्या होती है, राकेश पासवान की हत्या होती है, खुशी हत्याकांड, जो बेटी हॉस्टल में रहती है उसको फांसी चढ़ा दी जाती है, पैर उसके जमीन पर रहते हैं, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। 150 से ज्यादा घरों को तोड़ने की व्यवस्था चल रही है। इसी जिले में दलित महिला पति पत्नी देसाई जिनको पिशाब पिलाया गया था, इसी जिले में। और ये घटना यही की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश जाऊं तो वहां मनीषा वाल्मीकि होता है, मैं राजस्थान जाऊं तो वहां मुंह से रखने पर हत्या हो जाती है, मैं मध्य प्रदेश जाऊं तो वहां शादी में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, अगर मैं केरल चला जाऊं वहां भी दलितों की बहुत बुरी स्थिति है। किसी भी प्रदेश में जाओ सब जगह सुनने को मिलता है, दलितों के साथ ये हो गया, पिछड़ों के साथ ये हो गया, आज मुसलमानों के साथ ये हो गया। इसका कारण कोई कहता हो या बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गलत है, इसका कारण कोई है तो इस देश की महान जनता है जो सो रही है। अगर इस देश का दलित शोषित वंचित वर्ग खड़ा हो जाए, अपने वोट का सही प्रयोग कर जाए और इस देश में अपने बीच के नेताओं को बिठाने देने का काम करे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटे के साथ आपके घर को तोड़ा जा सकता है? गलत हो सकता है। हम डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं समझे, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आर्टिकल 21 कह दिया जिसमें आपकी शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन जब उनको पता लगा कि इस देश के अछूतों के बच्चे पढ़ने लगे हैं, उन्होंने आर्टिकल 21 कह तो रखा, लेकिन इस देश में शिक्षा दोहरी कर दी। दोहरी शिक्षा कैसी कि अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आपका बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल में जाएगा जिसकी फीस 20,000, 30,000, 50,000 रुपए होगी। वो वहां सीखेगा गाना गाना, वो वहां सीखेगा भाषण देना, वो वहां सीखेगा कुश्ती लड़ना, वो वहां सीखेगा क्रिकेट मैच खेलना। और हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, वो वहां क्या सीखेगा? सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाना। सोचिए वो लोग हमें कितना पीछे धकेल देना चाहते हैं। इस देश की मात्र 2 समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान कोई सरकार कर दे तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी इस देश में IAS बनकर बैठने की क्षमता रखेगा, बिल्कुल रखेगा। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। 2 सवाल खुद से पूछना शुरू कीजिए। व्हाट इज वोट? वोट क्या है? और द पावर ऑफ वोट, वोट की ताकत क्या है? ये 2 सवाल अपने आप से पूछना शुरू कीजिए तो पता लगेगा कि आपके सांस लेने को छोड़ने से, सांस जो आप लेते हैं उसको छोड़ करके जो भी कुछ मिला है वो वोट की ताकत से आपको मिला। जो भी कुछ मिला, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, वोट की ताकत, बिल्कुल वोट की ताकत है। देखिए ये वोट इतना मजबूत है कि अगर आप इसका सही प्रयोग करते हैं तो ये वोट आपके गली खड़ंजे का निर्माण करता है, ये वोट आपके पक्के मकान बना सकता है, ये वोट आपकी गली में अच्छी सड़क बिछवा सकता है, ये वोट अच्छे पानी की व्यवस्था आपके लिए कर सकता है, ये वोट ही है जो आपके लिए अच्छे कपड़े की, अच्छी मजदूरी की व्यवस्था कर सकता है, ये वोट ही है जो आपके घर में सब्जी बनती है उसमें जो तेल डलता है, उसमें जो दाल डलती है, उसमें जो लहसुन डलता है, जो मिर्च डलती है, उसको उसके दाम को कम ये वोट कर सकता है। एक वोट, इस वोट की इतनी बड़ी ताकत है, हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। भारत में 2 समस्या हमारी मेन है। इस देश का चाहे गरीब मजदूर किसान हो, इस देश का पूंजीपति अधिकारी कर्मचारी हो, इस देश का व्यापारी नेता कोई भी हो, उनकी 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है चिकित्सा की, दवाइयों की। आजकल बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, अगर किसी को कैंसर हो गया और उसके पास 20 लाख रुपए नहीं है तो कैंसर के पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता, और जिसके पास पैसे वो बचा लेता है। अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग करके अपनी सरकार बना दें और अपने बीच के किसी व्यक्ति को चिकित्सा मंत्री बना दें और वो एक कागज के टुकड़े पर साइन करके ये कह दे कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको रोक किया जाता है, या फिर हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर एक PGI और एम्स का निर्माण किया जाता है जिसमें सबका इलाज फ्री में होगा, बहुत कम पैसे में इलाज होगा।
चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई एसएसपी हो, चाहे कोई विधायक हो या मंत्री हो, चाहे कोई रिक्शे चलाने वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, एक ही कमरे में एक ही बेड पर सबका इलाज होगा। आपको नहीं लगता इलाज अच्छा हो जाएगा? जब कलेक्टर का इलाज इस बेड पर हो रहा होगा और मेरा इलाज इस बेड पर हो रहा होगा, तो कलेक्टर को भी जब वो इलाज मिलेगा और मुझे भी वो इलाज मिलेगा तो अच्छा इलाज होगा नहीं होगा? ये किससे हुआ? ये आपके वोट से हुआ। किसी नेता ने नहीं किया। कोई सोचने लगो कि नहीं यार मेरा रतन सिंह आया है, ये कोई बहुत बड़ा तीर मार देगा, नहीं, ये आपके वोट से हुआ। यही डॉक्टर अम्बेडकर आपको देकर के गए हैं, यही बीमारी समझाती है। अभी आपने देखा होगा पीछे कोरोना आया था ना, जिनके पास खूब पैसा, सोर्स, ताकत, उनके घर में कोरोना हो गया तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था हो गई। लेकिन जो व्यक्ति गरीब था, जो शोषित था, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, जिसके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके घर में आदमी घर में पड़ा पड़ा मर गया। ऐसा था नहीं था? अब सोचिए, अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया होता तो आप व्यवस्था बदल सकते थे। आपने नहीं बदली। गलती किसकी है? जोर से बताओ, गलती किसकी है? हमारी है ना। दूसरी बेसिक समस्या हमारी कोई है तो वो है शिक्षा की समस्या। चाहे मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, भागड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई व्यापारी हो, कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, या फिर कोई अधिकारी कर्मचारी हो, सब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। वो ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो, वो बेटा हो या बेटी हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, वो इंग्लिश बोलनी भी सीखे, कल जाकर के वो कहीं नौकरी करे, कहीं अच्छी तरीके का बिजनेस कर सके। आप सब लोग सोचते नहीं सोचते हो कि आपके बच्चे भी अच्छी तरीके से शिक्षा हासिल करें? सोचते हो ना? अब आप सोचिए कि अगर हमने वोट का सही प्रयोग किया होता और शिक्षा मंत्री अपने बीच का बनाया होता, क्या होता? वो शिक्षा मंत्री एक साइन करके ये कह देता कि इस देश में प्राइवेट शिक्षा पर रोक लगाई जाती है और एक जैसी शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी। अगर वो ये कर देता तो आपको नहीं लगता कि जब एक स्कूल में एक ड्रेस पहन करके एक मंत्री का बेटा बैठा पढ़ रहा हो और उसी स्कूल में एक रिक्शा चलाने वाले का, गद्दी उठाने वाले का बेटा पढ़ रहा हो, तो आपको नहीं लगता दोनों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी? लगता है ना? हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये जब तक आप अपने वोट का सही प्रयोग करना नहीं सीख जाएंगे तब। मैं तो साफ कहता हूं, मेरे कार्यकर्ता ने कहा भी संतोष ने कि जब तक संतोष ईमानदार है इसके साथ रहो, वरना दूसरा नेता बनाकर खड़ा कर दो। मैं भी यही कहता हूं, बिल्कुल कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं भीम आर्मी में दम है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता लड़ता है और वाकई ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो आंख बंद कर भीम आर्मी के पीछे हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जय भीम जय भारत जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बैठ लगता है कि नहीं ये सुधार करेंगे, उसके पीछे बिना आंख खोले चले जाइए कि आदमी सुधार कर सकता है, बेधड़क होकर चले जाइए। लेकिन अपने ताली छोड़ दीजिए, सुनिए से, लेकिन अपने वोट का प्रयोग करना सीख जाइए मेरे परिवार के लोगों, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि नींद नहीं आती। 2 अप्रैल की घटना याद आती है तो 13 भाइयों की शहादत याद आती है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के जो 13 भाई यूपी के 13 लोग शहीद हुए थे। आज तक उनके घर में एक भी दलित नेता, पिछड़ा नेता ऐसा नहीं था कि उनके घर जाकर के उनके घर में किसी नौकरी के रोटी की व्यवस्था कर सके। एक भी नेता ऐसा नहीं था। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, उस समय के नेताओं के कुछ तो रहे नहीं। हर नेता की कम से कम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास 15,000 रुपए नहीं है उनके बच्चों को रोटी भेजने तक के। वो चीज मैंने देखी, मैंने होते हुए बलात्कार देखे, मैंने पिटते हुए अपने बुजुर्ग देखे कि जाति के नाम पर 22 साल का बच्चा 70 साल के बुजुर्ग की गांव में चाटा मार देता। मैंने वो भी देखा। मैंने ये भी देखा कि स्कूल में शोषण कि पानी पीने को लेकर के स्कूल में ये कहा जाता था पहले अगड़े पानी पिएंगे, पिछड़े बाद में पिएंगे। मैंने ये भी देखा। तो मेरे काम के लोगों, शोषित वंचित वर्ग के लोगों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ और चिल्ला कर आह्वान करता हूँ कि अपने आप को सुधारो, अपनी ताकत का निर्माण करो, इस देश की व्यवस्था को बदल दो और इस देश की व्यवस्था को बदल करके इस देश में
रहने वाले हर शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखो। गुरु रविदास जी की फिर से लाइनें याद आ रही। हमारे एक पुरखे ने, हमारे परदादा ने ये कहा, 600 साल पहले की चाहूं ऐसा राज में मिले सबन गोवन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले वो आदेश देके गए इस देश के अछूतों को, शोषितों को, वंचितों को, कि जब खड़े हो जाओगे तो ऐसा राज स्थापित करना कि सबको बराबरी में ला करके लपेट देना, किसी के साथ अन्याय अत्याचार मत करना, ऐसा राज स्थापित कर देना। इस बात को किसी ने समझा तो समझा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने प्रयास किया लोकतंत्र में और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मैं तो जब देखता हूँ संसद भवन की ओर और डिबेट सुनता हूँ तो अब से 2 पीढ़ी पहले के नेता तो शायद समाज की बात किया करते थे। 2 पीढ़ी पहले के नेता कौन से? जैसे मान्यवर काशीराम साहब, रामविलास पासवान साहब, शरद यादव साहब, वो नेता तो शायद करते थे सब कौम की बात, लेकिन बीच की जो 2 पीढ़ियां आई उन्होंने कौम की बात नहीं की, उन्होंने की परिवार की बात और अपनी जेब की बात की, जेब कैसे भरी जाए ये बात उन्होंने की। लेकिन आज का समय मैं देखता हूँ, आज के युवा को देखता हूँ कि नहीं, आज का युवा खड़ा हो रहा है, भीम आर्मी का नाम लेकर ताकतवर हो रहा है। इस नीले गमछे को पहनता है जब गले में तो हर गरीब को ये लगता है कि नहीं, भीम आर्मी के लोग आकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे। अधिकारी कर्मचारी को ये लगता है कि अगर भीम आर्मी के लोग आएंगे तो हल्ला उतारेंगे, इससे पहले काम सही कर दो। ये मैं आज के परिवेश में देख रहा हूँ। अब आपको भी समझना होगा कि अगर किसानों को अपनी समस्या का समाधान करना है तो किसान के बेटे को विधानसभा संसद में भेजकर कृषि मंत्री बनाना होगा। मजदूरों को अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो मजदूर के बेटे को विधानसभा संसद में बैठ करके उसका विभाग का मंत्री बनाना होगा। व्यापारियों को अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो व्यापारी के बेटे को जिता करके भेज करके वहां पर व्यापारियों का मंत्री बनाना होगा जब समस्या का समाधान होगा। अब मैं आप ही से पूछता हूं, अगर एक मंत्री के बेटे को आप कृषि मंत्री बना देंगे तो वो क्या बता पाएगा गन्ने की फसल कौन सी मौसम में लगती है, गेहूं कब बोए जाते हैं, काली मिट्टी दोमट मिट्टी में क्या फर्क है, किस समय डाई गिरेगी, किस समय खाद गिरेगा, किस समय कीटनाशक स्प्रे लगेगा? क्या किसी मंत्री का और क्या नाम बहुत बड़े व्यापारी का बेटा बता पाएगा? हाँ ना में जवाब दो, नहीं बता पाएगा ना। और अगर किसान का बेटा चला गया मंत्री बन गया तो वो पहले से बताएगा किसानों को किस समय किस खाद की जरूरत है। यह स्थिति मजदूरों की, यह स्थिति व्यापारियों की है। मैं तो गर्व करता हूँ भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर, मैं गर्व करता हूँ आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर जो रात दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ के बाहुबलियों से लोहा लेने का काम करते हैं, यहाँ के सामने सरकार से टकराने का काम करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पिता हमें विरासत में राजनीति देकर के गए हैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे नेताओं से टकराते हैं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूँ। और ये बात लिख लीजिए, मेरे पिता एक सिपाही थे, लेकिन वो मुझे एक बात कहा करते थे कि 100 बेईमानों पर एक ईमानदार भारी होता है। अगर 100 बेईमान तुम्हारे सामने खड़े और तुम ईमानदार हो तो 100 के 100 बेईमान तुमसे डरेंगे। और मेरे पास तो ईमानदार लोगों की एक नहीं लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम लेना शुरू करो तो कल तक नाम ही लेता रहूंगा, इतनी लंबी लिस्ट ईमानदार लोगों। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप भीम आर्मी के साथ आज खड़े हो, आजाद समाज पार्टी के साथ आज खड़े हो या 5 साल के बाद खड़े हो, खड़ा आपको होना पड़ेगा। और जिस दिन आपने एक मौका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को दे दिया, एक मौका, तो ज्यादा तो ये नहीं कहूंगा कि आपका जीवन सुधार होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नस्ल मेरे सामने है 10 साल की 15 साल की, इस नस्ल के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे कि जब तक ये भारत रहेगा और संविधान जिंदा रहेगा तो आप लोग ये कहेंगे नहीं कुछ लोग आए थे उस समय आए थे लड़ने के लिए जब यहाँ देश में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था, उस समय आए थे लड़ने के लिए कि कोई फेल बोलता था तो उसका मकान तोड़ दिया जाता था, उस समय आए थे लड़ने के लिए कि जब किसी ने बोला तो ईडी की जांच फर्जी लगा करके नशा घर में फर्जी धरा करके जेल भेजने का काम सरकार करती थी। उस समय कुछ लोग आए और लड़े और मौका दिया तो ऐसा काम कर गए कि भविष्य में आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे। मेरा एक निवेदन युवाओं से और, मेरी बात को युवा गौर से सुने, जो 20 साल के 25 साल के 30 साल के 35 साल के युवा है, 40 साल तक के युवा है, कि अभी आपका नशा करने का समय नहीं हुआ।
अगर आप ये सोचते हैं आपका नशा करने का समय हो गया, तो फिर मैं आप लोगों के दिमाग में अपने बाप दादाओं का इतिहास उठाकर देखो। देखो वो इतिहास कि पूरे दिन मजदूरी करने के बाद रोटी फेंक कर दे दी जाती थी, ऐसे वो इतिहास देखो। देखो वो इतिहास कि आपके कुल में जन्मा कितना भी बड़ा संत, कितना भी बड़ा महापुरुष हुआ, उसे हमेशा दलित ही कहा गया।